हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं सैंपल पेपर का सी पार्ट। आपको पता होगा हमारे सैंपल पेपर में टोटल ई सेक्शन रहते हैं और आपके पेपर में भी ऐसे ही रहेगा। तो सेक्शन ए सेक्शन बी हमने ऑलरेडी कर लिया है, तो सेक्शन सी करने वाले हैं। और अगर आप कुछ दिन बाद देखोगे तब तक सारे सेक्शन हो गए होंगे, तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर लेना, सारे सेक्शन आपको मिल जाएंगे। और अभी हम इसको करते हैं सेक्शन सी को। तो सेक्शन सी 26 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो सेक्शन ए में 20 क्वेश्चंस कवर हुए थे, फिर 21 से 25 तक आपके सेक्शन बी में थे और यहाँ से 26 से स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह दे रखा है इसमें, नेशनल आर्ट कन्वेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री ऑफ द विच 60 इंटरेस्टेड इन म्यूजिक। मतलब 60 जो है स्टूडेंट्स हैं वो इंटरेस्टेड है म्यूजिक में, 84 हैं डांस में, 108 हैं हैंडीक्राफ्ट्स में। फॉर ऑप्टिमम कल्चरल एक्सचेंज ऑर्गेनाइजर विश टू कीप देम मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स। अब देखो 60 लोग हैं, अब सीधी बात 60 लोग ज़्यादा हैं तो उनको मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप में रखना चाहते हैं। तो अब सीधी बात खुद बताना मुझे बात, जब बहुत लोग हैं और मुझे छोटा सा कोई ग्रुप बनाना है तो कम लोगों को सिलेक्ट करूंगा ना, तभी तो छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे। और कम का मतलब यहाँ पे SCF लेना, ये समझ लेना। कई बार लैंग्वेज पढ़ने समझ में नहीं आता ना, SCF लेना, LCM, थोड़ा दिमाग लगाया करो कि बहुत बड़ा ग्रुप है और ग्रुप से कुछ छोटी चीज हमें निकालनी है, तो छोटी चीज निकालिए तो SCF निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मिनिमम नंबर ऑफ ग्रुप सच दैट ईच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन द सेम आर्ट फॉर्म एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। हमें यह भी बताना है कि ईच ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप, फाइंड नंबर ऑफ ग्रुप्स इन ईच आर्ट फॉर्म, हाउ मेनी रूम्स आर रिक्वायर्ड इफ ईच ग्रुप विल अलॉटेड अ रूम। मतलब अगर आपने जो ग्रुप बनाया है उस ग्रुप को, एक ग्रुप को अगर एक रूम अलॉट किया जाए, लिखा ना, ईच ग्रुप विल बी अलॉटेड अ रूम, एक ग्रुप को एक रूम दे दिया जाए तो कितने रूम की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको इन 3 नंबर का क्या करना है, SCF ले लेना है। क्या ले लेना है, किसका SCF ले लेना, 60 का, 84 का और 108 का। यहां से आपको यह पता चल जाएगा कि हम देखो SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो एक ऐसा नंबर आ जाएगा जिससे हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि यार मान लो फॉर एग्जांपल SCF 10 आया तो 10 स्टूडेंट्स के आपको ग्रुप बनाने हैं। SCF होता है कॉमन, तो वो इन तीनों में, मतलब तीनों का मतलब म्यूजिक के हैं ना, डांस के हैं और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट्स, तो उन तीनों के ग्रुप पता लग जाएंगे कि एक ग्रुप में कितने कितने लोगों को लेना है। तो SCF हमारा कितना हो जाएगा, 60 और 84 और 108। तो देखो 60 का अगर प्राइम फैक्टर करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा ना, ठीक है। तो ये आ गया 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। और अगर हम बात करें 84 का तो 2 से जाएगा, फिर आएगा 42, फिर 2 से जाएगा 21, 3 इंटू 7, तो यानी 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7 आ गया। तो और 108 की बात करूँ तो 2 से जाएगा तो 54, फिर 2 से जाएगा 27, 3 का क्यूब आ जाएगा, मतलब तो ये 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 3, ऐसा कुछ आ गया। तो अगर हम SCF की बात करें तो आप देख सकते हो 2 का स्क्वायर दोनों में कॉमन है और एक 3 भी कॉमन है, तो 12 आएगा इसका SCF। यानी कि आपको ये पता लग गया कि एक ग्रुप में 12 स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। क्या, एक ग्रुप में 12 स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। तो अगर मुझे ये पता लग गया कि एक ग्रुप में 12 लोग रहने वाले हैं, तो अगर मैं नंबर ऑफ ग्रुप्स निकालना चाहता हूं, किसके, नंबर ऑफ ग्रुप्स, किसके लिए, म्यूजिक के लिए, किसके लिए नंबर ऑफ ग्रुप निकाल रहा हूं, म्यूजिक के लिए। तो वो कितना हो जाएगा भाई, 60 स्टूडेंट्स थे तो 60/12 कर लो, कितना आ गया, 5 आ गया। फिर मैं निकालना चाहता हूं नंबर ऑफ ग्रुप्स, किसके, नंबर ऑफ ग्रुप निकालना चाहता हूं किसके लिए, डांस के लिए। तो डांस वाले हमारे कितने हो गए, 84/12 कर लो, 7 आ गया। 84/12 कर लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, ठीक है। और फिर ऐसी नंबर ऑफ ग्रुप निकालेंगे किसके, हैंडीक्राफ्ट के लिए, तो वो आ जाएगा कितना है, 108 है ना, 108/12, तो ये हो जाएगा 9। तो इतना आ गया। और ये क्वेश्चन ने बोला था कि कितने रूम्स निकाल, देखो एक तो ग्रुप निकालना तो वो हमने निकाल दिए कि हर चीज कैटेगरी के ग्रुप पता लग गए हैं। और ये बोला गया था ईच ग्रुप में एक रूम अलॉट होता है, नंबर ऑफ रूम बताना है। तो भैया अगर 5 ग्रुप हैं तो 5 रूम चाहिए होंगे, 7 ग्रुप हैं तो 7 रूम चाहिए होंगे,
9 ग्रुप है तो 9 रूम चाहिए होंगे, तो टोटल रूम्स ये नोट कर लीजिए इतना। तो अगर मुझे टोटल रूम्स निकालने हैं, अगर मुझे टोटल रूम्स फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, टोटल रूम्स तो कितने आ जाएंगे हमारे टोटल रूम्स, 5 + 7 + 9, तो 12 + 9, तो क्या आंसर हमारा 21 आ जाएगा। है इसमें तो आंसर कितना आ गया, 21 आ गया इस क्वेश्चन का। क्लियर है सबको, 21 ही आ रहा होगा, ठीक है, चलो सही है। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में यहाँ पे दे रखा है हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है 5x² + 5x + 1, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और अल्फा बीटा जीरोस हैं, तो अल्फा बीटा अगर जीरोस पता होते हैं तो अल्फा प्लस बीटा पहले से निकाल लिया करो, जो कि -b/a होता है, तो -b होता है x का कोफिशिएंट, a होता है यहाँ पे x का कोफिशिएंट, तो ये आ जाएगा -1। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c यहाँ पे 1 है और ये a यहाँ पे 5 है, तो अल्फा इंटू बीटा आ गया 1/5, तो अल्फा प्लस बीटा आ गया -1, अल्फा इंटू बीटा आ गया 1/5। अब इसके थ्रू पहला रिजल्ट हमें फाइंड आउट करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α बीटा। अगर आप कभी भूल जाओ ये फॉर्मूला तो तरीका ये कि आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख लो, तो क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α बीटा, ये लिख लिया करो, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α बीटा। अब आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, -1, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपको फाइंड आउट करना है, प्लस का 2α बीटा, अल्फा बीटा यहाँ पे, अच्छा सॉरी इसको तो बाद में कर लेंगे सॉल्व। मैं बता रहा था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये तो होल स्क्वायर लिख दिया। अब आपको अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, यानी ये चाहिए, तो इस टर्म को कहाँ लाना पड़ेगा, इधर लाना पड़ेगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के। आया समझ में, देखो यही तो लिखा है मैंने कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2α बीटा। क्लियर है यहाँ तक, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो चलो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा है -1, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 1/5, तो 2 इंटू 1/5 लिख दीजिए यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 1 - 2/5, 5 अगर एलसीएम ले लिया तो 5 - 2, तो आंसर आ गया 3/5, ठीक है। सेकेंड पार्ट में है अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1, अल्फा की पावर -1 1/अल्फा, ये 1/बीटा, तो अगर यहाँ पे अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे तो ये बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, तो बीटा प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, तो वो कितना है -1 और ये है 1/5, तो 5 चला जाएगा ऊपर, तो -1 इंटू 5/1, तो यहाँ से आएगा -5। चेक कर ले, मैं भी देख लेता हूँ आंसर मैंने लिख रखे हैं, तो ये -5 आ गया और वो 3/5 करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, समझ में आगे, नोट कर लीजिए इस चीज को। तो नेक्स्ट में यहाँ पे 2 पार्ट है, क्वेश्चन 28 में लिखा है सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट इज 66। याद रखना 2 डिजिट नंबर का कभी भी क्वेश्चन आ जाए उसकी यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट को पहले लेट कर लेना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। तो लेट यूनिट डिजिट बी x, लेट यूनिट डिजिट बी x, हमने क्या करा, यूनिट डिजिट को x मान लिया, ठीक है। तो इसकी जो टेंस डिजिट है वो y मान लो, टेंस डिजिट भी y, टेंस डिजिट भी y, हमने टेंस डिजिट को क्या मान लिया, y, मतलब हमने क्या करा, यूनिट डिजिट को x मान लिया, टेंस डिजिट को y मान लिया। अब एक चीज याद रखना, वैसे कुछ भी ले सकते हो, किसी को भी कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे को 23 लिखा है तो 23 को आप क्या लिखते हो, 10 इंटू 2 + 3, है कि नहीं। 23 क्या लिखोगे आप, 23 को लिखोगे आप 10 इंटू 2 + 3, यही तो लिखोगे। तो यानी कि जो ये यूनिट डिजिट है ये टेंस डिजिट है, तो टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट ऐड हो जाती है। तो अगर मेरी टेंस डिजिट y है तो मेरा जो ओरिजिनल नंबर होगा, मतलब जो 2 डिजिट नंबर होगा वो क्या बनेगा, टेंस डिजिट में 10 का मल्टीप्लाई, तो टेंस डिजिट हमने y अगर लिए तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या होगा, वो 10y + x होगा कि नहीं होगा। अच्छा अगर आप यूनिट डिजिट को y ले लो और टेंस डिजिट को x ले लो तो फिर थोड़ा ये ज़्यादा अच्छा लगता है, 10x + y ज़्यादातर लोग लेते, तो मैं भी 10x + y ले लेता हूँ, ठीक है। चलो ये हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया। अब तुमसे क्या बोला गया था, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी सम करना है किसका,
2 डिजिट नंबर का, ये है हमारा 2 डिजिट नंबर 10x प्लस वाई, एंड नंबर ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी एक दूसरा नंबर है जो डिजिट को रिवर्स करके मिल रहा है, यानी कि x और y को रिवर्स करोगे तो क्या मिलेगा 10y प्लस एक्स, और इनका सम है 66 के बराबर, इनका जो सम है वो 66 के इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो बस अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, 10x प्लस एक्स 11x, ये आपका आ जाएगा 11y इक्वल टू 66। ठीक है, 11 से डिवाइड कर दो तो x प्लस वाई आ जाएगा 6 के बराबर, जो कि फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी। x प्लस वाई किसके बराबर आ गया 6 के इक्वल आ गया, और ये हमारी फर्स्ट कंडीशन, ये अब ऐसी नोट करके यहाँ पे छोड़ दो। अब इसमें एक और कंडीशन है, इफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाई 2, मतलब डिजिट का जो डिफरेंस है वो 2 है। अब ये तुम्हें थोड़ी ना पता है कि x बड़ा है या y, तो हमें यहाँ पे केस लेना पड़ेगा, केस 1 और एक ले लेते हैं केस 2। केस 1 में मान लो आपने ले लिया कि x बड़ा है और x माइनस वाई इक्वल टू कितना है 2 है, और केस 2 में आपने ले लिया, केस 2 में आपने ले लिया कि y माइनस एक्स बराबर 2 है। समझ लो, दो केस ले लिए भाई, पता नहीं है ना कौन बड़ा है, अब इन्होंने तो बस बोल दिया डिजिट के डिफरेंस 2 है, तो अब कौन डिजिट बड़ी है तो पता नहीं है, तो दोनों केस लेने पड़ेंगे। तो चलो ये केस 1 में हम इस इक्वेशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो हमारी ये फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई बराबर 6, ऐड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो y से y कट गया 2x इक्वल टू 8, तो x कितना आ गया 4 आ गया। अब अगर x 4 है तो x को यहाँ पे 4 रख के y निकाल लो, तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो क्या यहाँ से y 2 आ गया। तो अगर x 4 है और y 2 है तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर जो हमें निकालना भी है, हाउ मेनी सच नंबर्स, तो हमारा एक नंबर तो यहाँ से आ गया, कितना आ जाएगा 10x प्लस वाई से, यानी कि 10 इंटू 4 प्लस 2, तो क्या आंसर 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर 42। तो एक नंबर तो यहाँ से मिल गया, एक यहाँ से मिलेगा। अगर y माइनस एक्स बराबर 2 है तो इसको हम थोड़ा चेंज करके क्या लिख सकते हैं, माइनस का x है और प्लस का y है, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर 2, और ये वाली कंडीशन क्या है x प्लस वाई बराबर 6, x से x काट दिया, 2y बराबर क्या आ गया 8, तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 4। तो अगर y 4 है तो y को 4 अगर यहाँ पुट कर लो, चाहे कहीं भी पुट कर लो, चाहे इसमें पुट कर लो, तो x प्लस वाई बराबर अगर 6 है तो y को अगर 4 पुट करोगे तो x कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। x अगर 2 है और y 4 है तो नंबर क्या आ जाएगा, नंबर आएगा, हमने नंबर क्या और नंबर 10x प्लस वाई है, 10x प्लस वाई, तो 10 इंटू 2 प्लस 4, क्या ये 24 आ जाएगा। तो एक नंबर 42 मिला है, एक नंबर 24 मिला है, तो बोला था हाउ मैनी सच नंबर्स, तो भैया कितने नंबर मिल रहे हैं यहाँ पे, हमें यहाँ पे कितने नंबर्स मिल रहे हैं 2 नंबर्स मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं 2 नंबर्स। ठीक है, आई बात में, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है 2 नंबर्स मिल जा रहे हैं। क्लियर है सबको। ठीक है, तो समझ में आई होप आपको आ रहा होगा, मतलब कि कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे 2 केस इसलिए बनाने पड़ गए क्योंकि डिफरेंस दे रखा था और डिफरेंस में क्लियरिटी नहीं थी। अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, ये देखो, ये जो रूट का मतलब वेरिएबल अगर डिवाइड में दे रखा ना, तो वैसे तो ये क्वेश्चन कोर्स में नहीं है, मतलब अब ये दे दिया सैम्पल, क्यों दिया, मतलब ये एरर हो सकती है। बाकी आप अभी नहीं भी करोगे ये वाला क्वेश्चन, मतलब मैं करवा तो रहा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं करोगे क्योंकि कोर्स में तो नहीं है। ठीक है, और बाकी अभी फर्दर कुछ आएंगे सैम्पल तो आइडिया लग जाएगा कि ये करना है बच्चों को या नहीं करना है, लेकिन सिलेबस में तो फिलहाल नहीं है। तो क्या है 2/√x है, NCERT भी जो नई है ना उसमें दे भी नहीं रखा है क्वेश्चन, तो थोड़ा मैं समझा देता हूँ, प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लेते हैं। देखो यहाँ पे जो वेरिएबल है ना वो डिवाइड में है, तो आप बताओ ये कहीं ना कहीं 2/√x का मतलब है 2 इंटू 1/√x, और ये 3 इंटू 1/√y, ऐसे ये 4 इंटू 1/√x, ये 9 इंटू 1/√y। तो ये जो 1/√x है ना उसको हम लेट कर लेते हैं एक नया वेरिएबल, तो लेट कर लिया 1/√x जो है ना वो नया वेरिएबल एक u है, क्योंकि नीचे वेरिएबल होने से आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसलिए ऐसा कर लेते हैं। और 1/√y को एक नया वेरिएबल हम v ले लेते हैं, एक u ले लिया और एक v ले लिया, एक u ले लिया और एक v हमने ले लिया। तो अगर 1/√x को आपने u लिया है तो ये बन जाएगा 2u, प्लस 1/√y को अगर आपने v ले लिया तो ये 3v बन जाएगा, इक्वल टू 2। दिस इज अवर फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, अब ये u है और ये v है, तो 1/√x को अगर आपने u लिया है तो ये 4u बन जाएगा,
क्या बन जाएगा 4u माइनस का 9v बन जाएगा, माइनस का 9v इक्वल टू, और ये है माइनस का 1, ये आपकी सेकंड कंडीशन आ गई। क्या आ गई? दिस इज योर सेकंड कंडीशन। तो ये फर्स्ट कंडीशन, ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अच्छा जी, तो अब क्या होगा, अगर ये हमारी फर्स्ट कंडीशन है और ये हमारी सेकंड कंडीशन है, तो करना क्या है, अब इनको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 9 है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में कर लो 3 से मल्टीप्लाई, फर्स्ट वाली कंडीशन में कर लो 3 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई कर लो 2 में, 3 2 जा 6u, 3 3 जा 9v, 3 2 जा 6, मतलब 3 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, 6 9 6, और ये ऐसा ही है 4u माइनस का 9v इक्वल टू माइनस का 1। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो क्या होगा, देखो 9v कटेगा, ये आ जाएगा 10u इक्वल टू 5, 6 माइनस 1 कितना होता है 5, तो u कितना आ जाएगा 5/10, तो क्या u की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और अगर हम u की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें इसमें और v निकाल लेते हैं, किसी में भी रख सकते हो आप चाहो तो इसमें भी रख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मल्टीप्लाई करके इक्वेशन आती है उसमें रखते हैं, आप चाहो तो इसमें रख लो तब भी आपका v आ जाएगा। चलो मैं इसमें रख लेता हूं, जो सबसे आसान लगे उसमें रख लो, 2u प्लस 3v इक्वल टू 2, तो 2 इंटू, सबसे आसान तो यही पड़ेगा ना, 1/2 प्लस 3v इक्वल टू 2, तो 2 से 2 कटा, 1 प्लस 3v इक्वल टू 2, तो 3v इक्वल टू 2 माइनस 1, तो 1 आया, 3v इक्वल टू क्या आ गया 1, तो v के लिए क्या आ जाएगी 1/3। तो अगर u आपका 1/2 है, हमें तो xy निकालना है, तो हमने u किसको माना था 1/√x को, तो 1/√x माना था इसको 1/2, तो बराबर कर दो √x इक्वल टू 2, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे तो x कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा स्क्वायर बोथ साइड करने से। अगर यहाँ पे v 1/3 है तो v कितना है आपका 1/√y है, तो इस v की वैल्यू 1/√y रख दो इक्वल टू 1/3, तो √y क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, स्क्वायर बोथ साइड कर दो तो y कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो 4 और 9 इसके आंसर हो जाएंगे। क्या आंसर हो जाएंगे 4 और 9। क्लियर है सबको, यही मिल रहे हैं आपको, ठीक है ठीक है, 4 और 9 आ गया। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट कर लीजिए इस चीज को। देखो नेक्स्ट में लिखा है पीए और पीए पीबी टेंजेंट से, सेंटर ओ है, एक्सटर्नल पॉइंट पी है, कॉर्ड ए बी मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, तो ये एंगल 30 डिग्री क्वेश्चन में बोल दिया है। लेंथ ऑफ कॉर्ड है 6, यानी ये कॉर्ड की लेंथ हमें 6, लेंथ ऑफ कॉर्ड हमें 6 गिवन है यहाँ पे। इफ द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 6, फाइंड द लेंथ ऑफ पी ए, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ, इफ द लेंथ ऑफ ईच लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 6, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए एंड फाइंड द लेंथ ऑफ रेडियस ओ ए, रेडियस भी निकालना और ये कॉर्ड, सॉरी मतलब ये निकालना, क्या कहते हैं टेंजेंट की लेंथ पी ए, ठीक है, और ये 6 गिवन है। तो देखो एक तो ये कि अगर ये 30 है तो आपको पता होगा कि ये और ये दोनों रेडियस होते हैं, तो ये अगर दो साइड इक्वल हैं तो हमें पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये वाला एंगल भी क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। अगर ये 30 है तो ट्राइंगल ले लेते हैं कौन सा, ओ ए बी ट्राइंगल ले लेते हैं, ओ ए बी। तो इन ट्राइंगल ओ ए बी में क्या हो जाएगा, हम सेंटर वाला एंगल पता कर लेते हैं, कितना सेंटर वाला एंगल पता कर लेते हैं कितना है। तो एंगल ओ जो है वो कितना आ जाएगा, वो प्लस 30 इक्वल टू 180, तो एंगल ओ इक्वल टू 180 माइनस 30 + 30 60, यानी कि 120 आ जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है आपका बन गया 120 डिग्री, कितना बन गया 120 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया 120 डिग्री आ गया यहाँ पे, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब क्या करना, आप अब थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ चीज़ों को, जिससे ज़्यादा ख़राब ना हो फिगर। ये 120 आपके लिए, और यहाँ से मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है, ओ को पी से ज्वाइन कर देता हूँ। और अब आप बताओ क्या हम ये दो ट्राइंगल ओ ए पी और ओ बी पी, क्या हम ये दो ट्राइंगल सिमिलर कर कॉन्ग्रेंट कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ क्या होगी,
जब आप यहां पे इसको ज्वाइन करते हो ना तो यहां पे 90 डिग्री आता है और ये जो कॉर्ड है ना ये बाइसेक्ट हो जाती है। जैसे अगर आपको कॉर्ड की लेंथ कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है ना, अगर आपको कॉर्ड की लेंथ 6 दे रखी है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, एक तरीका और से कर लो। देखो मैं तुम्हें तरीका बताता हूं। जैसे ये हमारा एंगल कितना आ गया, 120 आ गया। एक और सिंपल तरीका है, आप बताओ ये कितना होता है 90 और ये कितना होता है 90, पता है ना। रेडियस और टेंजेंट आपस में कितना होता है डिग्री, 90 डिग्री होता है। तो क्या हम क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल के सम की प्रॉपर्टी से क्या ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, बताओ निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। तो 120 प्लस 90 प्लस 90 ये वाले 3 एंगल हो गए और ये एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 कितना आ जाएगा यहां से 90 90 180 हो गया। तो आप कैलकुलेशन कर लो, ए पी बी आपका 60 डिग्री आएगा। कितना आएगा, एंगल ए पी बी आएगा 60 डिग्री, यानी आपको ये वाला एंगल 60 डिग्री मिल गया है। अच्छा ये कितना था, ये 30 था और ये कितना था 30 था। अब आप मुझे बताना, ये पूरा एंगल 90 है और यहां पे ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो 90 में से अगर ये 30 चला जाएगा तो ये वाला एंगल कितना आएगा 60 डिग्री और ये वाला भी कितना आएगा 60 डिग्री। आएगा कि नहीं आएगा बताओ। 90 में से अगर ये वाला एंगल 30 माइनस हो जाए और ये 30 माइनस हो जाए तो ये 60 60 आएंगे। तो इसका मतलब क्या मैं कह सकता हूं कि ए पी बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समझ रहे हो। अगर मैं एंगल पी ए बी की बात करूं तो वो 90 माइनस 30 से 60 आ गया और एंगल पी बी ए की बात करूं तो वो भी 90 माइनस 30 से 60 डिग्री आ गया। तो सिंस ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री तो दैट इंप्लाइज एंगल ट्राइंगल ए पी बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कैसा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। और इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या तीनों साइड बराबर होती हैं। तो अगर आपको ए बी की लेंथ यानी कॉर्ड की लेंथ अगर 6 दे रखी थी तो क्या पी ए और ए बी बराबर होगा, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। तो पी ए इक्वल टू ए बी से हमारे पास जो पी ए आएगा वो तो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो लेंथ ऑफ पी ए जो पूछा था वो तो हो गया, ठीक है। अब लेंथ ऑफ रेडियस पूछा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको इससे ज्वाइन कर लो, ठीक है। ये दो ट्राइंगल आप कॉन्ग्रेंट कर लेना। कॉन्ग्रेंट करना बहुत आसान है। देखो टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है, ये रेडियस हो गया और ये लेंथ कॉमन हो गई। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है और ये पूरा एंगल 60 है तो इसका मतलब ये वाला एंगल 30 हो जाएगा और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 30 डिग्री। कॉन्ग्रेंट आप कर लेना, क्योंकि कॉन्ग्रेंट सर्कल का बहुत बेसिक चीज होती है। मैं फिर से बता देता हूं कैसे करना है। ट्राइंगल ओ ए पी लेना है और ओ बी पी लेना है। तो ओ ए बराबर ओ बी रेडियस, ये कॉमन और ये टेंजेंट, ठीक है। तो अगर यहां पे 90 डिग्री है तो आप ट्राइंगल में बना देता हूं आपके लिए अलग से। कुछ ऐसा ट्राइंगल आपका बन जाएगा कि ये एंगल है 30 डिग्री, ओ ए पी ऐसा कुछ यहां पे दे रखा है और यहां पे 90 डिग्री इस तरीके से, ठीक है। तो अगर यहां पे ओ ए पी है, ये 30 डिग्री है, तो आप बताओ इस एंगल के सामने ये वाला परपेंडिकुलर है और यही तुम्हें निकालना है और ये बेस है। तो tan 30 डिग्री लगा दो। tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 इज 1/√3। ओ ए की लेंथ हमें निकालना है, रेडियस है आपका, पी ए और ए पी की लेंथ है वो 6 है। तो क्या आर की वैल्यू 6/√3 आ जाएगी। अगर रैशनलाइज कर दिया जाए तो 6√3/3, तो क्या आंसर 2√3 आएगा, 2√3 सेंटीमीटर आया। सर में इस तरीके से क्वेश्चन करना है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ लिखने वाली ज़्यादा है, ठीक है तो ठीक ठाक। बताना आप लोग कैसा लगा, सिंपल लगा, इजी, हार्ड लगा है, बताना, ठीक है। तो दोबारा देख लेना, अगर कहीं दिक्कत आ रही तो। अब करते हैं ये वाला क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का आपको क्या कहते हैं, एनसीईआरटी का क्या कहते हैं, ये बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो इसको जरा देख लेते हैं, एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट वो लेते हैं।
चलो समझो इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्या लिखा है, टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। मतलब क्या, अगर ये सर्किल है, ठीक है, और एक एक्सटर्नल पॉइंट है T, TP एंड TQ आर ड्रॉन टू अ सर्किल विद सेंटर O। तो आपने TP और TQ बना लिया यहां पे, दिस इज TQ, दिस इज TP और ये सेंटर, ठीक है। PTQ यानी ये वाले एंगल की बात हो रही है, वो डबल है OPQ से, यानी इसको अगर ज्वाइन कर दिया जाए इससे, तो ये वाले एंगल से डबल है ये वाला एंगल, ये प्रूफ करना है। तो अगर मुझे जो OPQ एंगल की बात हो रही है ना, तो मैं इस वाले एंगल को x ले लेता हूं। लेट एंगल OPQ है वो मैंने x मान लिया। क्या मान लिया, एंगल OPQ को x माना। अब इतना तो पता ही होगा कि रेडियस और टेंजेंट आपस में 90 होता है, तो सिंस एंगल OPT जो है वो 90 है, तो अगर मैं QPT निकालना चाहता हूं, कौन सा एंगल QPT, तो क्या वो 90 में से माइनस x हो जाएगा। कुछ सोचो ना, पूरा एंगल 90 है और ये वाला एंगल x है, तो अगर मुझे इधर वाला एंगल चाहिए तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, 90 माइनस x आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गए। अच्छा, TP और TQ तो बराबर होता है क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स बराबर होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। तो अगर ये दोनों साइड बराबर हैं तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा। तो एंगल QPT जो है वो PQT के बराबर होगा कि नहीं होगा, PQT एंगल जो है वो QPT के बराबर होगा, और QPT कितना है 90 माइनस x है, तो यानी ये वाला एंगल भी आपका 90 माइनस x आ गया। तो अब आप लगा दो एंगल सम प्रॉपर्टी, किसमें, TPQ में एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। इन ट्राइंगल TPQ में हम लगाने जा रहे हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, यानी कि एंगल ये वाला PTQ, एंगल PTQ आएगा, प्लस का एंगल ये वाला जो कि 90 माइनस x है, प्लस ये वाला एंगल ये भी आपका 90 माइनस x है, और इक्वल टू कितना 180। तो 90 90 180 होता है, कट गया, तो एंगल PTQ, ये माइनस और माइनस एक राइट साइड कर दो, प्लस x बन जाएगा, तो PTQ जो है वो 2x आ गया, और x वाला एंगल कौन सा है, OPQ है, तो डबल हो गया एंगल OPQ का, तो PTQ एंगल आ गया डबल ऑफ OPQ। यही तो प्रूफ करना है, यही तो आपको प्रूफ करना है। समझ में आया, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। दोबारा समझ लेना, मैंने क्या करा, पहले इसको x माना, 90 में से इस x को माइनस करा तो ये एंगल आया, दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल सेम होगा, फिर मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, आंसर मिल गया। इसके बाद देखो ये वाला क्वेश्चन आपका आ गया, लिखा है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, प्रूव दैट टेन थीटा इक्वल टू 1 और 1/2। मतलब प्रूव करना है कि टेन थीटा 1 है या तो 1/2 है। देखो टेन होता है साइन अपॉन कॉस, यहां पे साइन स्क्वायर है, तो अगर नीचे साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर मिलेगा तभी तो वो टेन स्क्वायर आ पाएगा या टेन आ पाएगा, क्योंकि साइन के नीचे कॉस चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, हम क्या करेंगे डिवाइड कर देते हैं कॉस स्क्वायर थीटा से इसमें, तो 1 अपॉन सब में डिवाइड कर दो हर एक टर्म में, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब सब में आप डिवाइड कर दीजिए, किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, एक कॉस कट गया तो कितना आ जाएगा 3 टेन थीटा। आया समझ। अब आपको निकालना है टेन थीटा, ये सेक स्क्वायर है, तो क्या सेक स्क्वायर का फॉर्मूला है हमारे पास, आइडेंटिटी है ना, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर हो गया 2 टेन स्क्वायर थीटा, 3 टेन थीटा को इधर ले आओ, और ये प्लस का 1 आपके पास है ही।
अब कर दो मिडिल टर्म स्प्लिट। क्या कर दो? मिडिल टर्म स्प्लिट। 1 का मल्टीप्लाई यहाँ 2 में हो रहा है, तो 1 इंटू 2 कितना होता है? 2 होता है, और 2 प्लस 1 3 होता है, तो ये आ जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा। इस 3 tan थीटा को लिख सकते हो माइनस का 2 tan थीटा माइनस का tan थीटा प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में 2 tan थीटा कॉमन मिला, तो यहाँ आएगा tan थीटा माइनस का 1, यहाँ -1 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा tan थीटा माइनस 1 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 2 tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो tan थीटा माइनस 1 को अगर 0 करा, अगर आपने tan थीटा माइनस 1 को अगर 0 करा तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, और 2 tan थीटा अगर -1 को 0 करा तो 2 tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2। ठीक है, tan थीटा 1 आ गया और tan थीटा 1/2 आ गया। यही तो प्रूव करना था कि tan थीटा की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है और 1/2 के बराबर है। क्लियर है? नोट कर लो इसको। अच्छा क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला। अब सेक्शन सी का ये लास्ट क्वेश्चन है, अब आप पढ़ लो। इसमें लिखा लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डेटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द एवरेज लेंथ ऑफ लीव्स। एवरेज का मतलब मीन निकालना है। क्या निकालना है? आपको मीन फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको ले लेता हूं, एक मिनट। तो मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं? अब मीन के तो यार एक डायरेक्ट मेथड भी होता है और एक एज्यूम मीन मेथड भी होता है कि नहीं? एक डायरेक्ट मेथड भी होता है और एक एज्यूम मीन मेथड भी होता है। तो आई होप आपने एज्यूम मीन मेथड पढ़ा हो स्टैट्स में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी इसमें। क्या? कि जो इसका लेंथ दे रखी इधर वो कंटिन्यूस नहीं है। ये 126 है तो ये 127 है, फिर ये 135 है तो ये 136 है। तो पहले तो आपको क्लास इंटरवल ना जो आपको क्लास इंटरवल है वो सही नहीं है। तो पहले तो आप इधर इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस कर लो, इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बना दो। कंटिन्यूस मतलब क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? लोअर लिमिट में 0.5 कम कर देते हैं, यानी कि 117.5 हो जाएगा, और ये अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं, यानी 126.5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 117.5, ये हो जाएगा 126.5, फिर ये हो जाएगा 120। अब इसमें 0.5 माइनस करोगे तो 126.5 और ये 135.5। ठीक है, ये 135.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 144.5। स्पेस थोड़ा सा कम ही पड़ा, चलो मैं अलग ही बना लेता हूँ इसको टेबल को। ठीक है, बार बार दिक्कत आ रही है, एक मिनट। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा ना अलग से इंटरवल बना ही लेते हैं। हमें चाहिए होगा, पता क्या चाहिए होता है? अगर हम एज्यूमिंग मेथड लगाएंगे तो हमें FD चाहिए होगा, तो टेबल थोड़ी बड़ी बनेगी। अब इधर पहले तो चलो इतना काम कर लेते हैं। इधर हम क्लास इंटरवल पहले लिख लेते हैं और फिर उसका X लिख लेंगे, फिर आगे टेबल हम अलग कलर से बना लेंगे क्योंकि दिखेगी नहीं तो आपको। तो ये थोड़ा सा चलो देखो, अब हम यहाँ पे अगर क्लास इंटरवल लिखते हैं, क्लास इंटरवल और कंटिन्यूस करके लिख लेते हैं, यानी 117.5 से 126.5, 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5। समझ रहे हो? आपको लोअर में कम करना है, अपर में ऐड करना है। तो ये आ जाएगा 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5, 162.5 से 171.5 और 171.5 से 180.5। ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अब आपको क्लास इंटरवल के बाद के x निकालना होता है, और x क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो जैसे ही आप ये चीज करोगे, तो मैंने डेटा नोट कर रखा है, तो x आपका जो है वो ऐड कर लेना, तो वो आपका आ जाएगा 122,
फिर ऐसे ही आ जाएगा 131, फिर आ जाएगा 140, फिर आपका आ जाएगा 158, फिर 167 और 140 का तो आएगा 149, 9 का डिफरेंस है बेसिकली 158, 167 और 176, ये आ गया x। तो अगर आप एज्यूम मीन मेथड लगा रहे हो, मीन के लिए एज्यूम मीन मेथड, तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं पहले, वो होता है a प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ। चाहे तो यहाँ पे एफ आई डी आई कर लो, यहाँ पे एफ आई कर लो, मतलब एफ डी चाहिए होता है। डी क्या होता है, तो इसके लिए हमें टेबल अलग से बनानी पड़ेगी और इस बार मुझे व्हाइट कलर लेना पड़ेगा, इधर दिखेगी नहीं तो इसमें हमें डी निकालना है बेसिकली। और डी क्या होता है, डी होता है एक्स माइनस ए। अभी बताता हूँ, डी हो जाता है तुम्हारा, तो ये ब्लैक और वाइट की कॉम्बिनेशन में थोड़ी सी अजीब सी टेबल लग रही है, लेकिन ठीक है आप लोग अपना बना लो। तो यहाँ पे हम पहले तो डी की बात कर लें, तो डी होता है आपका बेसिकली x माइनस का a, और a होता है एज्यूम वैल्यू, और एज्यूम वैल्यू कौन सी होती है, इनकी बीच की वैल्यू। आप बताओ 3 यहां से चले गए, 3 यहां से, तो ये 149, क्या ये हमारी मिड वैल्यू है, तो इसी को हम कैपिटल A बोलते हैं, यानी कैपिटल A हो गया 149, ठीक है। तो अब x अगर 122 है, x माइनस a करो, यानी 122 माइनस का 149 करोगे तो क्या माइनस का 27 आ जाएगा। 131 माइनस 149 करोगे तो माइनस का कितना आएगा, एक लाइन और बनानी पड़ेगी। अगर 131 है और माइनस का 149 है तो क्या माइनस का 18 आ जाएगा। ऐसे ही आप करते रहो, -9 फिर 0 फिर 9 18 और 27, इस तरीके से आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूले में क्या है, एफ और डी का मल्टीप्लाई, तो एफ क्या है, ये जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ लीव्स, ये एफ है। तो अब आपको एफ डी निकालना पड़ता है, इसमें क्या निकालना पड़ता है, एफ डी। तो -27 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -81 आ जाएगा, फिर ऐसी 18 का 5 में करेंगे तो माइनस का 90 आ जाएगा, 9 का 9 में करेंगे तो 81। बस मैंने एफ डी डी इधर लिखा ना, तो एक मिनट एफ डी इधर लिखनी पड़ेगी ना, एफ डी इधर, ठीक है। तो 27 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, 18 का 5 में करेंगे माइनस का 90, फिर 90 81 आएगा, 0 आ जाएगा, 9 का 5 में करेंगे 45, फिर 18 का 4 में करेंगे 72 और ये 54। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सिग्मा, सिग्मा का मतलब है समेशन, यानी ऐड करना है। तो जब आप इसको ऐड करते हैं एफ डी को, तो करके देख लो ऐड, माइनस का 8 आ रहा होगा, ठीक है। बस अब वेरीज पुट कर दो। तो ए हमने कितना लिया था 149, सिग्मा एफ डी आपने अगर ऐड कर लिया तो माइनस का 8 आएगा, और फ्रीक्वेंसी टोटल कितनी थी 40, टोटल लीव्स कितनी थी 40 थी, और इनको आप ऐड करोगे तो 40 आ रहा होगा, ये इसी को बोलते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ये 40। तो बस सॉल्व कर लो, तो 149 माइनस का ये डिवाइड कर लो तो ये आ रहा है 2.025, तो माइनस करोगे तो मिलेगा 146.975, ये हमारा एवरेज आ गया, मीन आ गया। आया सबको समझ में। तो एज्यूमिनी मेथड करके हमने मीन निकाल लिया। तो आई होप आपको इसमें सारी चीज़ समझ में आई हो। कहीं कुछ दिक्कत हुई तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बाकी आप फिर से वो देख लेना वीडियो में, वो पार्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।